हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस एग्जाम हम में। आज के इस सेशन में हम चर्चा करेंगे कार्बनिक यौगिकों के बारे में, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण जो श्रेणियां हैं, जहां अपन बात करने जा रहे हैं समजातीय श्रेणी के बारे में, समावयवता के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। और आज के इस सेशन में हम कार्बनिक यौगिकों की जो केमिकल प्रॉपर्टीज है, उनके जो रासायनिक गुणधर्म है, उनकी जो रासायनिक अभिक्रिया है, उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। इससे पहले भी अपन कार्बनिक यौगिकों के IUPAC नाम के बारे में चर्चा कर चुके हैं। जिन बच्चों ने वो वीडियोस नहीं देखा है, इससे पहले वाली हमारी प्लेलिस्ट में विजिट करके उस वीडियो को जरूर देख ले। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे समजातीय श्रेणियों में। देखो बेटा, इस टॉपिक से बहुत ही सिंपल तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि समजातीय श्रेणी कौन सी है, निम्नलिखित में से कौन सी समजातीय श्रेणी है, या समजातीय श्रेणियां किस प्रकार से बनाई जाती है, समावयवता किसे कहते हैं, या कार्बनिक यौगिकों के जो केमिकल रिएक्शंस है उससे संबंधित कोई भी रिएक्शंस आपसे पूछी जा सकती है। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहे, क्योंकि आज के सेशन में आपको बड़े ही सिंपल तरीके से मैं आपको केमिकल रिएक्शन बनाने जा रहा हूं, जहां आप कार्बनिक यौगिकों के जितनी भी केमिकल रिएक्शन है ना, उसको इसी वीडियो के अंत तक आप बनाने में सक्षम हो पाओगे। इतना मैं दावे के साथ, विश्वास के साथ कह सकता हूं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे। सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करें। तो शुरू करते हैं आज के सेशन को। सबसे पहले अपन बात करेंगे समजातीय श्रेणी पर। देखो बेटा, समजातीय श्रेणी क्या होती है, किस प्रकार से अपन को इसको पढ़ना है। देखो, सबसे पहले अपन बात करते हैं समजातीय श्रेणियों की डेफिनेशंस की। समजातीय श्रेणी कहते किसे। तो देखो, जो समजातीय श्रेणी है उसमें अपन ये कह सकते हैं कि कार्बनिक यौगिकों की ऐसी श्रेणी, कार्बन यौगिकों की ऐसी श्रेणी जिनमें जो क्रियात्मक समूह होता है, जो क्रियात्मक समूह होता है वो तो एक समान होता है सभी में। क्रियात्मक समूह एक समान होता है, लेकिन जो कार्बन श्रृंखला होती है उसमें दो निकटवर्ती कार्बन श्रृंखला के मध्य एक CH2 का अंतर होता है। ठीक है, कार्बनिक यौगिकों के मध्य एक CH2 का अंतर होता है। क्रियात्मक समूह समान होते हैं, यानी जिस श्रेणी में जो हाइड्रोजन परमाणु को समान प्रकार के जो समूह होते हैं, फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, वो प्रतिस्थापित करते हैं। और दो कार्बन श्रेणियों के मध्य कम से कम एक CH2 का अंतर होता है। जैसे अगर मैं बात करूं CH4 व C2H6, देखिए यहाँ पे समजातीय श्रेणी किस प्रकार से है। यहाँ कार्बन की संख्या 1 है, यहाँ कार्बन की संख्या है, तो यहाँ कार्बन में कितना डिफरेंस हो गया, 1 कार्बन का। यहाँ हाइड्रोजन की संख्या 2 है, यहाँ हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 6। तो 4 और 6 में कितना डिफरेंस हो गया, 2 कार्बन का। तो मिनिमम एक CH2 का, एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस होता है निकटवर्ती कार्बन यौगिकों के मध्य। दो निकटवर्ती कार्बन यौगिकों के मध्य, दो समजातीय श्रेणी के यौगिकों के मध्य एक CH2 का डिफरेंस पाया जाता है। तो ऐसी श्रेणी जिसमें लगभग क्रियात्मक समूह समान होते हैं, लेकिन दो कार्बन परमाणुओं के मध्य एक CH2 का अंतर होता है, सक्रियता श्रेणी कहलाती है। देखो, अपन देखते हैं इसमें उदाहरण के द्वारा। अगर बात करें, देखो एल्केन श्रेणी की, अगर एल्केन श्रेणी की बात करें तो एल्केन में CH4 CH2 कितने का अंतर है, CH2 का। यहाँ बात करें C3H8 और C2H6, इन दोनों की अगर बात करें तो एक CH2 का अंतर है। यहाँ 2 कार्बन है, यहाँ 3 कार्बन है, तो 1 कार्बन का डिफरेंस। यहाँ 6 कार्बन है, यहाँ 8 है, तो 2 कार्बन का डिफरेंस है। इसी प्रकार से अगर बात करें C3H8 में, तो 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन। ध्यान रखना, निकटवर्ती 1 और 2 कार्बन ये निकटवर्ती है, 2 और 3 ये निकटवर्ती है, 3 और 4 ये दोनों निकटवर्ती है। तो अपन बात करते हैं निकटवर्ती जो कार्बन श्रृंखला होती है उसमें CH2 का डिफरेंस पाया जाता है। अगर मैं बात करूं एल्काइन श्रेणी की, तो उसमें भी देख लो, एल्किन या एल्काइन में C2H2 या है C3H4, तो यहाँ 1 कार्बन का डिफरेंस है, यहाँ 2 हाइड्रोजन का, तो एक CH2 का। एल्काइन में भी CH2 का अंतर आ रहा है। यहाँ अगर मैं बात करूं C4H6 एल्किन श्रेणी में, तो यहाँ C4H6 है और यहाँ C5H8 है, तो एक CH2 और 2 हाइड्रोजन परमाणु का अंतर पाया जाता है। तो एल्किन एल्किन एल्केन एल्किन और एल्काइन तीनों में ही, तीनों ही श्रेणियों में एक CH2 का अंतर होते हैं। या अपन बात करें कोई क्रियात्मक या फंक्शनल ग्रुप की, तो देखो CH3OH, यहाँ पे भी क्रियात्मक समूह OH है, यहाँ पे भी क्रियात्मक समूह OH है, लेकिन यहाँ कार्बन परमाणु की संख्या 1 है, यहाँ कार्बन परमाणु की संख्या कितनी है, 2। तो कितना डिफरेंस आया, 1 कार्बन का। यहाँ हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 3 है, यहाँ 5 है, तो कितने हाइड्रोजन का डिफरेंस आया, 2 का। तो एक CH2 का अंतर। इसी प्रकार से इनमें देखें तो भी एक CH2 का अंतर, या इन दोनों में देखें तो भी एक CH2 का अंतर। यानी अगर आपको ये पूछे कि समजातीय श्रेणी में दो निकटवर्ती कार्बन श्रृंखला के मध्य कितना डिफरेंस होता है, तो 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस पाया जाता है। देखो, इसकी थ्योरी देखते हैं, परिभाषा देखते हैं अपन कि कार्बनिक यौगिकों की ऐसी श्रेणी
कार्बन यौगिकों की ऐसी श्रेणी जिनमें क्रियात्मक समूह समान हो। समान क्रियात्मक समूह पाया जाता है, लेकिन कार्बन श्रृंखला की लंबाई भिन्न भिन्न होती है। कार्बन श्रृंखला की लंबाई क्या होती है? भिन्न भिन्न। जैसे मैं अपने बात की एल्केन श्रेणी में, अगर एल्केन श्रेणी में जैसे CH4 व C2H6 ये आपस में समझातीय है। अगर मैं बात करूं C5H12 है तथा C6H14 ये आपस में समझाती है। ये आपस में समझाती नहीं होंगे, ध्यान रखना, ये दोनों नहीं है। मतलब निकटवर्ती सदस्यों के मध्य एक CH2 का अंतर होना चाहिए। आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे ये दे दे और ये दे दे, ये कहे कि इनमें से आपस में कौन सी समझाती श्रेणी है, तो ये दोनों आपस में समझाती श्रेणी है और ये दोनों आपस में समझाती श्रेणी है। तो ऐसी श्रेणियां जिनमें जो क्रियात्मक समूह है वो समान है, ये दोनों एल्केन की है, दोनों तत्व एल्केन के ही है, दोनों एलिमेंट्स एल्केन के ही है, और इनमें जो क्रियात्मक समूह है वो समान है, लेकिन कार्बन श्रृंखला की लंबाई अलग अलग है। यहाँ एक कार्बन है या दो कार्बन है, तो कार्बन श्रृंखला की जो लंबाई है उसमें डिफरेंस पाया जाता है, तो समजातीय श्रेणी कहलाती है। ठीक है, उदाहरण देख सकते हो, जैसे एग्जाम में अगर अपन को ये पूछे कि इनमें कौन कौन सी श्रेणी समजातीय है, तो CH4 मेथेन और C2H6 एथेन। तो मेथेन और एथेन आपस में समजातीय श्रेणी है, एक CH2 का डिफरेंस पाया जाता है। अगर मैं बात करूं एथेन और प्रोपेन की, तो ये आपस में समजातीय श्रेणी है, इनमें भी एक CH2 का डिफरेंस है। अगर मैं बात करूं प्रोपेन और ब्यूटेन की, तो ये भी आपस में समजातीय श्रेणी है, एक CH2 का डिफरेंस पाया जाता है। अगर अपन बात करें एल्कीन की, प्रोपीन और ब्यूटीन की, तो इनमें भी ये दोनों आपस में समजातीय श्रेणी है और ये दोनों आपस में समजातीय श्रेणी है। ठीक है, तो ये समजातीय श्रेणी के उदाहरण बात हो गए। यहाँ अगर बात करें एल्कोहल समूह की, तो इनमें भी एक CH2 का अंतर है, दोनों समजातीय श्रेणी है। ये दोनों आपस में समजातीय श्रेणी है, एक CH2 का अंतर है। ये दोनों आपस में समजातीय श्रेणी है, एक CH2 का अंतर है। अगर आपको ये कहे कि CH4 व C3H8 क्या ये दोनों आपस में समजातीय श्रेणी है, तो आप बिल्कुल कह सकते हो कि ये बिल्कुल भी समजातीय श्रेणी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ कितने कार्बन का डिफरेंस आ रहा है? 2 कार्बन का। कितने हाइड्रोजन का डिफरेंस आ रहा है? 4 हाइड्रोजन का। तो ये दोनों आपस में समजातीय नहीं है। ठीक है, मिनिमम CH4 का अंतर आना, CH2 का अंतर आना चाहिए। तो वे श्रेणियां जिनमें कार्बन परमाणुओं में क्रियात्मक समूह तो समान होते हैं, लेकिन कार्बन की जो श्रृंखला होती है, लंबाई होती है, वो भिन्न भिन्न पाई जाती है, समजातीय श्रेणियां कहलाती है। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। देखो जी, अब आगे बात करते हैं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है अपना समावयन। समावयन, आइसोमेरिज्म किसे कहते हैं? देखो, अपन कहेंगे कि वही कार्बनिक यौगिक, कार्बन यौगिकों की ऐसी श्रेणी जिनमें जो आणविक सूत्र है, संरचना जो सूत्र है, आणविक सूत्र तो होता है समान। ठीक है, आणविक सूत्र तो समान होता है, लेकिन कार्बनिक यौगिकों की जो संरचना है, जो श्रृंखला है, वो अलग अलग होती है। दोनों में श्रृंखला क्या होती है? अलग अलग पाई जाती है, समावयव कहलाते। जैसे अगर मैं बात करूं प्रोपेन की, ब्यूटेन की, अगर अपन बात करें ब्यूटेन की, तो ब्यूटेन के कितने संरचनात्मक समावयन संभव है? संरचनात्मक समावयन की बात करेंगे, आणविक सूत्र समान होगा। ब्यूटेन का सूत्र क्या होता है? C4H10। ब्यूटेन का सूत्र यही होता है, एल्केन श्रेणी का है, C4H10। इसके कितने संरचनात्मक समावयन संभव है? एग्जाम में ये पूछा जा सकता है, ब्यूटेन के कितने संरचनात्मक समावयन आप बना सकते हो। संरचनात्मक समावयन भी बनाने, इनके IUPAC नाम भी देखते हैं अपन। सबसे पहले बात करते हैं कितने कार्बन है? 4। तो 1 2 3 और 4 कार्बन। कितने हाइड्रोजन है? 10 हाइड्रोजन। तो यहाँ एक बंद है, 3 हाइड्रोजन यहाँ लगा, तो 1 और 2 तो 2, यहाँ पर 1 और 2 कंप्लीट हो रही है, तो 2 हाइड्रोजन, और यहाँ पर 3 हाइड्रोजन। तो ये 3 हाइड्रोजन परमाणु। ये तो हो गई नॉर्मल ब्यूटेन। ये सामान्य सी श्रृंखला है, इसको अपन क्या कहेंगे? नॉर्मल ब्यूटेन। क्या नाम है? नॉर्मल ब्यूटेन। IUPAC नाम की बात करें तो नाम हो जाएगा ब्यूटेन। एक संरचना तो ऐसे बन सकती है। सेकंड अगर संरचना की बात करें तो इसकी बन सकती है 1 2 और 3, और ये एक प्रतिस्थापी के रूप में यहाँ लगा देते हैं। यहाँ 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे, यहाँ 1 हाइड्रोजन, यहाँ 3, और यहाँ पर भी 3। देखो कार्बन परमाणु 1 2 3 4, और ये कार्बन हाइड्रोजन देखो 3 1 4 4 3 7 7 और 3 10, यानी 4 कार्बन और 10 हाइड्रोजन ही है।
तो आणविक सूत्र तो समान है, लेकिन संरचना की जो लंबाई है वो बदल गई, श्रृंखला की जो लंबाई है वो अलग अलग हो गई। कैसे अलग अलग होगी? पहले 4 कार्बन थे, इस बार 3 ही कार्बन एक प्रतिस्थापी के रूप में आ गए। अगर मैं इसके बात करूं तो इसको अपन कहेंगे आइसोब्यूटेन। इसका क्या नाम हो जाएगा? आइसोब्यूटेन। ध्यान रखना, कार्बन परमाणुओं की ये जो श्रृंखला होती है जिसमें इस प्रकार से कार्बन पाए जाते हैं, उन्हें अपन आइसो कहते हैं। किस नाम से जानेंगे? आइसो। यानी बीच वाले कार्बन या अंतिम वाले कार्बन से पहले वाले कार्बन पर अगर कोई प्रतिस्थापी लगा हुआ है कार्बन का ही, तो उसे अपन कहेंगे आइसो। ठीक है, आइसोब्यूटेन। या अगर आईयूपीएसी की बात करें तो बेटा देखो इसका नामकरण हो जाएगा, ये तो हो जाएगी इसकी श्रृंखला, ये तो श्रृंखला हो गई, इसका ये अंकन हो जाएगा 1 2 एंड 3। आईयूपीएसी नाम क्या होगा? सबसे पहले आप किसका नाम लिखोगे? प्रतिस्थापी। प्रतिस्थापी कौन है? मेथिल। तो 2 मेथिल कार्बन श्रृंखला में कितने कार्बन है? 3। प्रोप। और एल्केन श्रेणी है तो प्रोपेन। तो 2 मेथिल प्रोपेन, ये था ब्यूटेन, ये हो गया 2 मेथिल प्रोपेन। तो इस प्रकार से अपन ब्यूटेन के कितने संरचनात्मक समावेशन बना सकते हैं? 2। अगर आपको ये पूछा जाए कि ब्यूटेन के कितने संरचनात्मक समावेशन संभव है, ब्यूटेन के कितने संरचनात्मक समावेशन संभव है, तो वहां आंसर कितना आ जाएगा कि ब्यूटेन के 2 संरचनात्मक समावेशन संभव है। क्लियर है? आई थिंक ये समझ में आया होगा कि आणविक सूत्र तो समान होता है, आणविक सूत्र तो समान होता है, लेकिन जो कार्बन की श्रृंखला होती है वो भिन्न भिन्न होती है, अलग अलग होती है, समावेशन कहलाता है। अपन और देख सकते हैं, जैसे समावेशन में देखो, अपन बात करें अगर प्रोपेन की, जैसे अपन बात करें प्रोपेन, प्रोपेन का आणविक सूत्र क्या होगा? प्रोप का मतलब पेंटेन की बात करते हैं अपन। पेंटेन में कार्बन तो हो गए 5, कार्बन तो कितने हो गए? 5। या हाइड्रोजन की बात करें तो एल्केन श्रेणी में है तो 12 है, तो C5H12 है, C5H12 है, इसका आणविक सूत्र हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करें इसके संरचनात्मक समावेशन कितने बन सकते हैं, तो एक तो बन सकता है सीधा सीधा 5 कार्बन का CH3, CH2, CH2, CH2 और CH3, सीधी श्रृंखला हो गई नॉर्मल पेंटेन। क्या नाम दे सकते हो आप इसको? नॉर्मल पेंटेन। और अगर आईयूपीएसी की बात करें तो क्या नाम हो जाएगा? केवल पेंटेन। क्या नाम हो जाएगा? पेंटेन नाम हो जाएगा। सेकंड अगर बात करें, अगर मैं यहां से एक कार्बन को कम कर देता हूं, प्रतिस्थापी के रूप में ले लेता हूं, तो यहां हो जाएगा CH3, CH2, CH, CH3 और ये CH3। देखो 1 2 3 4 5 कार्बन है, हाइड्रोजन देख लो 3 2 5 5 और 6 6 3 9 9 और 3 12 है, 12 हाइड्रोजन है, 5 कार्बन है। इसका मतलब आणविक सूत्र तो समान है, लेकिन कार्बन श्रृंखला की लंबाई अलग हो गई, पहले 5 थे अब की बार 4 हो गए। इस प्रकार की श्रृंखला को अपने क्या नाम दिया था? आइसो। क्या नाम लिखेंगे? आइसो। और 4 कार्बन है तो ये हो जाएगा आइसोब्यूटेन। ठीक है, आइसोपेंटेन, सॉरी 5 कार्बन की है तो ये हो जाएगी आइसोपेंटेन। अब देखो इस कार्बन श्रृंखला का अगर आईयूपीएसी की बात करें तो आईयूपीएसी आप कैसे लिखोगे नाम? ये तो हो गई इसकी मुख्य श्रृंखला सबसे लंबी, उसके बाद में अंकन करेंगे तो ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। ठीक है, नाम कैसे लिखोगे? कार्बन श्रृंखला में प्रतिस्थापी है एक 2 मिथाइल या मेथिल, 2 मेथिल। कार्बन श्रृंखला में कितने कार्बन है? 4, 4 का मतलब ब्यूट, और एल्केन श्रेणी है तो एन लग जाएगा, तो 2 मेथिल ब्यूटेन। पहले वाला था पेंटेन, ये हो गया 2 मेथिल ब्यूटेन। 2 प्रकार की संरचना हो गई। तीसरे प्रकार की संरचना क्या हो सकती है? देखो 1 2 और 3 की, एक 5 की थी, एक 4 की कर दी, एक 3 की कर देते अपन। अब 3 कार्बन तो सीधे सीधे हो गई, एक 4 कार्बन, एक 5 कार्बन, यहाँ आ जाएंगे 3 हाइड्रोजन, यहाँ आ जाएंगे 3 हाइड्रोजन, यहाँ आ जाएंगे 3 हाइड्रोजन और यहाँ आ जाएंगे 3 हाइड्रोजन। ठीक है, तो 3 3 6 9 और 3 12, बीच वाले कार्बन की संयोजकता पूरी हो गई, 4 बंद होने थे, 4 बंद हो गए। इस प्रकार की संरचना को अपन कहेंगे नियोपेंटेन। क्या कहेंगे? नियोपेंटेन। अगर ऐसा कोई कार्बन जिसके चारों तरफ कार्बन परमाणु लगे हुए हों, किसी भी कार्बन परमाणु के अगर चारों तरफ कार्बन परमाणु लगे हुए हों तो उसे अपन कहेंगे नियो। ठीक है, नियो, और ये 5 कार्बन है तो नियोपेंटेन। ठीक है, अगर मैं इसके आईयूपीएसी नाम की बात करूं तो आईयूपीएसी के लिए सबसे लंबी श्रृंखला अपन ये वाली कर लेते हैं। अंकन किधर से करेंगे? जहां प्रतिस्थापी कम हो दोनों तरफ से,
2 नंबर पे आ रहे तो कहीं से भी कर लो, 1 2 3। आईयूपीएसी नाम में क्या है, प्रतिस्थापियों के नाम पहले, तो प्रतिस्थापी कितने हैं, 2 प्रतिस्थापी 2 नंबर पे, एक समान है तो दोनों को एक साथ लिखते हैं, 2,2 डाई। समान प्रतिस्थापियों की संख्या 2 है तो क्या लिखेंगे, डाई। कल बताया था भाई एक ही प्रतिस्थापी अगर 2 बार हो तो डाई, 3 बार हो तो ट्राई। तो 2,2 डाई मेथिल, 2,2 डाई मेथिल, कितने कार्बन है, 3, तो 3 को कहेंगे अपन प्रोप, और सिंगल बंद है तो एन, तो 2,2 डाई 2,2 डाई मेथिल प्रोपेन, 2,2 डाई मेथिल प्रोपेन इसका नाम हो जाएगा यूपीएसी। तो अपन देख सकते हैं कि जो पेंटेन है उसके कितने संरचनात्मक समावेश संभव है, 3। कितने संभव है, 3। तो ब्यूटेन के 2 हो गए, पेंटेन के 3 हो गए। अच्छा एक और अपन बात करें अगर हेक्सेन, हेक्सेन के कितने संरचनात्मक समावेश संभव है। अच्छा ये आपके लिए क्वेश्चन है, आप ये निकाल के बताइए कि हेक्सेन के कितने संरचनात्मक समावेश आप बना सकते हो। आपका आंसर कमेंट करना, कमेंट बॉक्स में अपना आंसर लिखना कि हेक्सेन के कितने संरचनात्मक समावेश संभव है। इसके आंसर की चर्चा अपन लास्ट में करेंगे। आप वीडियो को पॉज करना, इसके संरचनात्मक समावेश बनाना और निकाल के बताना कि हेक्सेन के कितने संरचनात्मक समावेश संभव हो सकते हैं। बिल्कुल 6 कार्बन वाली, 5 कार्बन वाली, 4 कार्बन वाली, 3 कार्बन वाली, जैसे भी आप संरचना बना सको वो बना लेना, ठीक है। इसी प्रकार ज्यादा नहीं तो अपन को एक मेथेन की बात करें जैसे, तो मेथेन के कितने संरचनात्मक समावेश बन सकते हैं। मेथेन का सूत्र यही होता है एक CH4, तो इसका एक ही बन सकता है। अगर मैं कहूं कि एथेन के कितने संरचनात्मक समावेश बन सकते हैं, तो CH3 CH3 ये हो जाएगा एथेन। तो एथेन के लिए कितने बन सकते हैं, एथेन के लिए भी एक ही बन सकते हैं, इसके अलावा कोई संरचना नहीं बन सकती। अगर मैं बात करूं प्रोपेन, प्रोपेन के कितने संरचनात्मक समावेश बन सकते हैं, CH3 CH2 और CH3। किसी भी प्रकार का नहीं बन सकता, मतलब एक ही होगा, इसका समावयव एक होगा, इसका समावयव एक होगा, इसका समावयव एक होगा। अगर अपन ने बात की जैसे अभी ब्यूटेन की, तो ब्यूटेन में कितने बनाए अपन ने, 2 प्रकार के। ब्यूटेन में कितने प्रकार के बने, 2 प्रकार के। इसी प्रकार से पेंटेन में कितने प्रकार के बने थे, 3 प्रकार के। हेक्सेन का आपको बताना है हेक्सेन में कितने प्रकार के बनेंगे, ठीक है। हेक्सेन में कितने प्रकार के बनेंगे ये आप निकाल के दिखाओगे। तो ये मुख्य रूप से आपके संरचनात्मक समावेश हो गए कि किसमें कितने प्रकार के संरचनात्मक समावेश पाए जाते हैं। तो अणुसूत्र समान होता है, कार्बन श्रृंखला की लंबाई अलग अलग होती है, समावयव कहलाते हैं, और ये समावयव वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनको आप देख लेना। क्लियर है, तो समझाती श्रेणी और समावयव हो गया। इसकी देखो डेफिनेशंस देखते हैं या कुछ उदाहरण देख लेते हैं। ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनका आणविक सूत्र समान हो, आणविक सूत्र समान हो लेकिन जो संरचनाएं हैं विभिन्न संरचनाओं का निर्माण हो, संरचना अलग अलग हो, संरचनात्मक समावयन कहलाता है। अपने सिलेबस में संरचनात्मक समावयन की बात हो रही है तो संरचनात्मक समावयन की बात करेंगे, ठीक है। संरचनात्मक समावयन, आणविक सूत्र समान होता है, संरचना अलग अलग होती है। जैसे अपन बात करें कि कोई ब्यूटेन का, ब्यूटेन के लिए 2, अपन बात करें प्रोपेन की, तो प्रोपेन के लिए कितने, 3 प्रकार के संरचनात्मक समावयन संभव हो सकते, ठीक है। अब अपन बात करते हैं इनके संरचनात्मक समावयन किस किस प्रकार से बने हुए। देखो जैसे कि अभी अपने बताया कि जो ब्यूटेन है उसके कितने बन सकते हैं, 2। एक तो हो गया नॉर्मल ब्यूटेन, इस प्रकार से, या तो आप इस संरचना को इस प्रकार से लिख सकते हो या संरचना को इस प्रकार से लिख सकते हो। कार्बन को बंद के रूप में भी दर्शा सकते हैं, खुली श्रृंखला, या इस प्रकार के श्रृंखला के रूप में दर्शा सकते हो। दूसरा हो जाएगा ये 3 कार्बन एक प्रतिस्थापी के रूप में हो गया आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन या तो ऐसे लिख सकते हो या अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं, आईयूपीएसी नाम भी लिख सकते हैं अपन, है ना, 2 मेथिल प्रोपेन, 2 मेथिल प्रोपेन इसका आईयूपीएसी नाम हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर बात करें पेंटेन की, तो इस पेंटेन की कितने आईयूपीएसी बन सकती है, 3 प्रकार की। पहली प्रकार की तो ये नॉर्मल एन पेंटेन, ये नॉर्मल पेंटेन जिसका आईयूपीएसी नाम हो जाएगा पेंटेन ही। दूसरा हो जाएगा आइसो पेंटेन जिसका नाम हो जाएगा 2 मेथिल ब्यूटेन, 2 मेथिल ब्यूटेन, ये सेकंड टाइप का। थर्ड टाइप की अगर बात करें अपन नियोपेंटेन की, तो इसमें हो जाएगा 2,2 डाई मेथिल प्रोपेन, 3 है तो प्रोपेन, यहाँ 4 थे ब्यूटेन, यहाँ 5 थे पेंटेन। क्लियर है, तो इस प्रकार से अपन बात करें पेंटेन के कितने संरचनात्मक समावेश संभव है, 3 संरचनात्मक समावेश संभव है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं कार्बनिक यौगिकों के सामान्य रासायनिक गुणधर्म कौन कौन से। कार्बनिक यौगिक कितने प्रकार के रासायनिक गुण देखेंगे।
देखो अपन बात करेंगे कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणधर्मों में 1 नंबर पे तो अपन बात करते हैं दहन की। इनमें से कोई सी भी एग्जाम में आ सकती है कि कार्बनिक यौगिकों का दहन किस प्रकार से होता है। दहन के बारे में पढ़ेंगे, ऑक्सीडेशन के बारे में पढ़ेंगे, ऑक्सीकरण के बारे में पढ़ेंगे, संकलन अभिक्रिया या एडिशन रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे और प्रतिस्थापन अभिक्रिया के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ जो कार्बनिक यौगिकों के केमिकल रिएक्शन है वो 4 टाइप की पढ़ेंगे अपन। दहन पढ़ेंगे, ऑक्सीकरण पढ़ेंगे, संकलन पढ़ेंगे और बात करेंगे अपन प्रतिस्थापन की। ध्यान रखना सारी अभिक्रियाएं अपने आप में वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ढंग से तरीके से देखना। इसमें सर्वाधिक इंपॉर्टेंट आपकी संकलन अभिक्रिया हो जाएगी, इसका और भी विशेष ज्यादा ध्यान रखना, बाकी चारों में से कोई सी भी पूछी जा सकती है। तो अपन बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं शुरुआत से दहन। देखो कार्बनिक यौगिकों का दहन किस प्रकार से होता है। अगर बात की जाए दहन की तो सीधा सा लिखना है कि जब कार्बनिक यौगिकों का वायु की उपस्थिति में दहन किया जाता है, दहन के लिए ऑक्सीजन आवश्यक है, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन किया जाता है तो क्या बनता है, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड, साथ में ये उष्मा व प्रकाश प्रदान करते हैं। ठीक है, जैसे कार्बनिक यौगिक कोयले की बात करें C+O2 इक्वल CO2, अच्छा साथ में H2O, CO2 प्लस कुछ मात्रा में जलवाष्प प्लस उष्मा। यहाँ CO2 के साथ उष्मा नहीं निकले, वो जल नहीं निकलेगा, जलवाष्प नहीं निकलेगा, केवल उष्मा। जब कार्बनिक यौगिकों का दहन किया जाता है, कोयले का जब दहन किया जाता है तो कोयला कार्बन की उपस्थिति में जलकर कार्बन डाइऑक्साइड और उष्मा प्रदान करता है। अगर मैं बात करूं मेथेन का दहन, अब आप मेथेन का सूत्र खुद बना सकते हो। मेथ का मतलब एक कार्बन, एन का मतलब कार्बनिक श्रृंखला हो गई एल्केन, तो जितने कार्बन उसके 2 गुने से 2 ज्यादा हाइड्रोजन, तो कार्बन 1 है, हाइड्रोजन कार्बन के 2 गुने 2, 2 का 4 CH4। मेथेन के दहन में O2 क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, साथ में जल और साथ में उष्मा व प्रकाश। ये ध्यान रखना है कि उत्पाद के रूप में क्या बनाना है, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, जल बनेगा और उष्मा बनेगी। अगर संतुलित है तो ठीक है, नहीं है तो आप इसको संतुलित कर सकते हैं। ठीक है, कार्बन की संख्या 1 है, कार्बन की संख्या 1 है, हाइड्रोजन 4 बार है, यहाँ हाइड्रोजन 2 ही बार है, 2 लगा दो। हाइड्रोजन 4 बार हो गया, ऑक्सीजन 2 बार है, ऑक्सीजन 2 और 2 4 बार हो गया, तो यहाँ 2 लगा देते। ठीक है, तो 2O2 हो जाएगा, ये संतुलित हो जाएगी। समीकरण संतुलित करना हर कंडीशन में आवश्यक है। अगर नहीं आती है तो आप हमारे फर्स्ट चैप्टर का वीडियो देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर। अगर अपन बात करें एथेन के दहन की, तो इसी प्रकार से आप एथेन का भी दहन कर सकते हो, C2H6। एथेनॉल का दहन कर सकते हो, C2H5OH, एथेनॉल। किसी भी प्रकार से कार्बनिक यौगिकों का दहन करोगे आप तो ऑक्सीजन के साथ दहन की क्रिया करनी है। बनाना क्या है, CO2 बनाना है, H2O बनाना है, साथ में क्या निकलेगी, उष्मा। CO2 बनाना है, H2O बनाना है, साथ में क्या निकलेगी, उष्मा। अगर समीकरण संतुलित नहीं है तो संतुलित करना आना चाहिए। यहाँ कार्बन 2 बार है, यहाँ कार्बन 1 ही बार है, 2 लगा दो। यहाँ हाइड्रोजन 6 बार है, यहाँ हाइड्रोजन कितनी बार है, 2 बार, यहाँ 3 लगा दे, 3 दूनी 6 बार। यहाँ ऑक्सीजन 2 बार है, यहाँ ऑक्सीजन कितनी बार हो गया, 2 दूनी 4, 4 और 3 7 बार। ऑक्सीजन कितनी बार हो गया, 7 बार। तो इस ऑक्सीजन को आप अगर संख्या बढ़ाओगे तो कम से कम 3 लगाओगे, 3 दूनी 6 होती है, एक और बढ़ा दो, 4 दूनी 8। यहाँ ऑक्सीजन कितनी बार हो गया, 8 बार, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन 2 दूनी 4, 4 और 3 7 ही बार है। तो फिर क्या करना पड़ेगा, उनकी और संख्या बढ़ानी पड़ेगी। इनमें से ऑक्सीजन की संख्या बढ़ा दो, कहां से बढ़ाओगे आप, यहाँ बढ़ा देते। ठीक है, यहाँ पर कर देते हैं 4, तो 4 दूनी 8, तो 4 और 4 8 बार ऑक्सीजन हो गए, यहाँ भी 8 बार ऑक्सीजन हो गई। लेकिन देखो यहाँ 4 लगाने से हाइड्रोजन कितनी बार हो गई, 8 बार। यहाँ हाइड्रोजन कितनी बार है, 6 बार। तो इसकी भी संख्या बढ़ानी पड़ेगी, तो मिनिमम 2 लगाना पड़ेगा, 2 लगा दो। 2 लगाओगे तो ये कितनी बार हो गया, 6 दूनी 12 बार। यहाँ कितनी बार होगा, 4 दूनी 8 बार। तो इसकी संख्या फिर से बढ़ा दो, 6 बार, 6 दूनी 12 बार। अब यहाँ 2 लगाने से कार्बन हो गया 2 दूनी 4, यहाँ कार्बन कितनी बार है, 2 ही बार। तो यहाँ कार्बन की संख्या बढ़ा दो, 4 बार। ठीक है, अब देखो कार्बन 4 बार, कार्बन 4 बार, हाइड्रोजन 12 बार, हाइड्रोजन 6 दूनी 12 बार, लेकिन ऑक्सीजन 4 दूनी 8 बार। यहाँ ऑक्सीजन हो गया 4 दूनी 8, 8 और 6 कितना हो गया, 14। तो यहाँ पे भी 14 करना है आपको, तो 7O2। इस प्रकार से आपको समीकरणों को संतुलित करना है। इसी प्रकार से समीकरण को आप संतुलित कर लेना। समीकरणों को संतुलित करना बहुत ज्यादा अनिवार्य है। आपको दहन में क्या ध्यान रखना है, कार्बनिक यौगिक वायु की उपस्थिति में क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड, जल व उष्मा का निर्माण या प्रकाश का निर्माण करते हैं, दहन कहलाता है। ठीक है, अच्छा दहन में भी अपन अगर बात करें, एल्केन और एल्काइन के दहन की प्रोसेस अलग है।
अगर अपन बात करें संतृप्त यौगिक तो स्वच्छ ज्वाला के साथ जलेंगे, असंतृप्त काले धुआं के साथ जलते हैं। असंतृप्त का पूर्ण दहन नहीं होता तो वो काले धुआं के साथ जलते हैं। देखो दहन में अपन क्या बात कर रहे हैं, दहन की रिएक्शन देखिए। दहन, कार्बन ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन करके, क्रिया करके उष्मा व प्रकाश के साथ कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, साथ में कुछ मात्रा में जल वाष्प भी आती है। जैसे कार्बन ऑक्सीजन से क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन ऑक्सीजन से क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड, जल और उष्मा, ठीक है, उष्मा का निर्माण करते हैं। समीकरण संतुलित नहीं है तो समीकरण को संतुलित कर लेना, ठीक है। या इसी प्रकार से एथेनॉल, एथेनॉल ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्रिया करके क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण करता है। अगर समीकरण संतुलित है तो ठीक है, नहीं है तो आप कर सकते हो कि 3 2 5 5 रे 6 हाइड्रोजन है, यहाँ 6 हाइड्रोजन कर दो, 3 लगा दो, ठीक है। यहाँ ऑक्सीजन कितनी बार है, 2 रे 3 बार। यहाँ ऑक्सीजन कितनी बार है, 3 2 5 बार, तो यहाँ 2 लगा दो, 2 दूनी 4 1 5 बार, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको समीकरण भी संतुलित करना आना चाहिए। क्या लिखोगे, कार्बन ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन करके या क्रिया करके उष्मा और प्रकाश के साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्सर्जित करता है। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हो रही है इसमें, ध्यान रखना। संतृप्त और असंतृप्त जो सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड कार्बन है उनका कैसे दहन होता है। तो जो सैचुरेटेड होते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन वो तो स्वच्छ ज्वाला के साथ जलते हैं, और जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं वो अत्यधिक काले धुएं के साथ जलते हैं, और इसी काले धुएं के कारण ईंधन का जो अपूर्ण दहन होता है बर्तनों के तले काले हो जाते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, बड़ी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, ये एग्जाम में पूछी जाती है कि बर्तनों के तले काले हो जाते हैं, इसका क्या कारण है। तो अगर बर्तन के तले, बर्तन जो नीचे से अगर काला हो रहा है ईंधन पे या स्टोव पे या गैस पे चढ़ाने से, अगर बर्तन आपका बर्तन नीचे से काला हो रहा है, इसका मतलब वहां ईंधन का अपूर्ण दहन हो रहा है। ईंधन के अपूर्ण दहन के कारण कार्बन के कण निकलते हैं जो बर्तन के तली पर जाकर चिपक जाते हैं, जिससे बर्तन काला हो जाता है। तो ईंधन के अपूर्ण दहन के कारण बर्तनों के तले काले हो जाते हैं। तो ये 2 लाइन और ध्यान रखना, संतृप्त स्वच्छ ज्वाला के साथ, असंतृप्त काले धुएं वाली तीली ज्वाला के साथ, और ईंधन के अपूर्ण दहन के कारण बर्तनों के तले काले हो जाते। देखो सेकंड अपन बात करते हैं ऑक्सीकरण रिएक्शन की, कि जो कार्बनिक यौगिक है वो ऑक्सीकरण रिएक्शन दर्शाते हैं। इस प्रकार की अभिक्रिया में क्या होता है, देखो इस प्रकार की अभिक्रिया में क्या होता है, जो एथेनॉल होता है, एथेनॉल वो किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति में, जैसे अपन बात करें क्षारीय KMnO4, क्षारीय KMnO4, या अपन बात करें पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में जब एथेनॉल की अभिक्रिया करवाई जाती है तो एथेनॉल एथेनोइक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है, एथेनोइक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। तो आप सीधा सा कह सकते हो कि एथेनॉल का क्षारीय KMnO की उपस्थिति में एथेनोइक अम्ल में परिवर्तित होना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। देखो एथेनॉल में CH3CH2OH ऑक्सीजन की मात्रा एक ही है, लेकिन जैसे ही KMnO4 की उपस्थिति में इसकी अभिक्रिया करवाई जाती है तो ये CH3COOH यहाँ एक ऑक्सीजन और जुड़ जाता है। तो एक ऑक्सीजन की से क्रिया करने के कारण अपने या ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, उपचयन अभिक्रिया कहलाता है। तो एथेनॉल का एथेनोइक अम्ल में क्या हो जाता है, ऑक्सीकरण हो जाता है। देखो इसको, देखिए बेटा कि ऑक्सीजन से संयोग करवाकर जिनमें एल्कोहल को कार्बोक्सिलिक अम्लों में परिवर्तित किया जाता है, यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो एल्कोहल है वो ऑक्सीजन से क्रिया करते हैं और कार्बोक्सिलिक अम्ल या एथेनोइक अम्ल में परिवर्तित हो जाते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाते हैं। ध्यान रखना इनमें जो क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन वाले क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि ऑक्सीकरण में कौन सी पदार्थ सहायक है, या तो क्षारीय KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, या अम्लीय अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट या क्षारीय KMnO4, इन दोनों में से किसी भी एक की उपस्थिति की वजह से जो एथेनॉल होता है वो एल्कोहल में परिवर्तित हो जाता है, और ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, ऑक्सीकरण। एथेनॉल का एथेनोइक अम्ल में परिवर्तित होना, एथेनॉल का एथेनोइक अम्ल में परिवर्तित होना क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण। और किसकी उपस्थिति में, या तो क्षारीय KMnO4 या क्षारीय पोटेशियम डाइक्रोमेट, इन दोनों की किसी भी एक की उपस्थिति में ये कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है, जिसे अपन ऑक्सीकरण रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, थर्ड अपन बात करते हैं संकलन अभिक्रिया की, ध्यान रखना। अच्छा, यह अभिक्रिया एग्जाम की दृष्टि से वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है। संकलन अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसको एक नाम से और अपन जानेंगे, हाइड्रोजनीकरण है। हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं,
या तो संकलन अभिक्रिया के नाम से पूछा जाता है या हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया के नाम से पूछा जाता है। देखो इस अभिक्रिया में क्या करते हैं, जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, अनसैचुरेटेड जो हाइड्रोकार्बन है, उसको निकिल या पैलेडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में संतृप्त हाइड्रोकार्बन में परिवर्तित किया जाता है। यानी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से संतृप्त हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन गैस प्रोवाइड करवा के संतृप्त हाइड्रोकार्बन में परिवर्तित किया जा सकता है। तो आप क्या लिखोगे कि निकिल या पैलेडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन गैस प्रोवाइड करवा के संतृप्त हाइड्रोकार्बन में परिवर्तित करने की जो क्रिया है उसे संकलन अभिक्रिया या हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। देखो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध, यहां आप कोई भी यौगिक जोड़ सकते हैं, ठीक है। ये या तो हाइड्रोजन हो सकते हैं या अन्य प्रकार के यौगिक जुड़े हुए हो सकते हैं। इसमें अपन प्रोवाइड करेंगे हाइड्रोजन गैस निकिल या पैलेडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो ये परिवर्तित हो जाएंगे CH3 C सिंगल बॉन्ड C, R और R जो भी अदर यौगिक जुड़े हुए थे, कार्बनिक श्रृंखला जुड़ी हुई थी, वो इसके साथ में क्या जुड़ जाएंगे, हाइड्रोजन। तो चूंकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन जुड़ रहा है इसलिए इसको अपन क्या कहते हैं, हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। तो अगर आपको ये पूछे हाइड्रोजनीकरण या संकलन अभिक्रिया किसे कहते हैं तो क्या बताओगे कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन गैस प्रोवाइड करवा के संतृप्त हाइड्रोकार्बन में परिवर्तित करने की जो क्रिया है वो संकलन या हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। देखो इस अभिक्रिया का एक विशेष महत्व भी, आपको पूछा भी जा सकता है इस अभिक्रिया का क्या महत्व है। इस अभिक्रिया में जो आपके वनस्पति तेल है, जो वनस्पति तेल है उसको वनस्पति घी में परिवर्तित किया जाता है। वनस्पति घी, वनस्पति तेलों से वनस्पति घी बनाने की जो प्रक्रिया है वो भी कौन सी है, हाइड्रोजनीकरण। आपको ये भी पूछा जा सकता है कि वनस्पति घी से वनस्पति तेल बनाने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है, हाइड्रोजनीकरण। जितने भी वनस्पति तेल है उसमें हाइड्रोजन गैस प्रोवाइड करवाई जाती है। वनस्पति जो तेल होते हैं वो असंतृप्त होते हैं, जिनको अपन संतृप्त वसाम्लों में परिवर्तित कर देते हैं, वनस्पति घी में परिवर्तित कर सकते हैं। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में निकिल उत्प्रेरक सहायक होता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि वनस्पति तेलों को वनस्पति घी किस उत्प्रेरक की उपस्थिति में परिवर्तित किया जाता है, निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में ये कार्य किया जाता है। देखो इसकी थ्योरी देखो एक बार, सेम वही है जैसा अभी अपन ने पढ़ा, तो आपको वहां समझ में आ जाना चाहिए, यहां आप अपने आप क्लियर कर सकते हो कि पैलेडियम या निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में जो असंतृप्त वसा अम्ल होते हैं उनमें हाइड्रोजन गैस प्रोवाइड करवाते हैं और उन्हें किसमें बदल दिया जाता है, संतृप्त हाइड्रो अम्ल में परिवर्तित किया जाता है। इसे संकलन या हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, जैसे ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, द्विबंध है ना, असंतृप्त द्विबंध और त्रिबंध वाले, इसमें अपन प्रोवाइड कर रहे हैं हाइड्रोजन गैस प्लस H2 और किसमें परिवर्तित कर रहे हैं, संतृप्त में, सिंगल बंध में कन्वर्ट हो गया। तो डबल बंध था, वो बंध टूटकर दोनों हाइड्रोजनों ने उसकी स्थान ले ली और ये सिंगल बंध वाली श्रृंखला यानी संतृप्त हाइड्रो अम्लों में परिवर्तित हो गया। तो असंतृप्त से संतृप्त हाइड्रो अम्ल, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है, हाइड्रोजनीकरण और संकलन अभिक्रिया। कौन सा उत्प्रेरक आवश्यक होगा, निकिल या पैलेडियम। अच्छा ध्यान रखना, इस क्रिया में निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में विशेष महत्व है इसका। इस अभिक्रिया के अगर अपन महत्व की बात करें कि क्या महत्व है, तो इस अभिक्रिया के द्वारा निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में जो वनस्पति तेल होते हैं उन वनस्पति तेल को वनस्पति घी में परिवर्तित किया जाता है। तो वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में भी निकिल उत्प्रेरक आवश्यक होता है। अभिक्रिया कौन सी, हाइड्रोजनीकरण या संकलन अभिक्रिया उपयोगी होती। अच्छा एक चीज हो कि जो असंतृप्त वसा अम्ल होते हैं उसको अपन संतृप्त में क्यों कन्वर्ट करते हैं, तो अपन बात करेंगे कि जो जंतु वसा होती है उसमें संतृप्त वसा अम्ल होते हैं। अपन खाना बनाने में जंतु वसा का उपयोग नहीं करते हैं, ठीक है, खाना पकाने के लिए अपन जो असंतृप्त वसा अम्ल है उसी का उपयोग करते हैं। जंतु वसा का क्यों नहीं करते, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से बनता है कि खाना पकाने के लिए संतृप्त वसा अम्लों का उपयोग नहीं कर सकते। खाना बनाने के लिए कभी भी अपन संतृप्त वसा अम्लों का उपयोग नहीं करते, हमेशा असंतृप्त वसा अम्ल जो वनस्पति तेल होते हैं उन्हीं का उपयोग किया जाता है। जंतु वसा होती है उनका उपयोग नहीं किया जाता है सब्जी बनाने में
या किसी भी प्रकार की सामग्री बनाने में। तो क्यों नहीं करते? क्योंकि जो जंतु वसाम्ल होते हैं, संतृप्त वसाम्ल होते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। क्या होते हैं? स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं, जबकि जो वनस्पति वसा है वो असंतृप्त वसाम्ल होते हैं। इस कारण उसका उपयोग भोजन पकाने के लिए किया जाता है, भोजन बनाने में उसका उपयोग किया जाता है, स्वास्थ्य वर्धक होते हैं। तो सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जंतु वसा का उपयोग भोजन पकाने में नहीं करते, जबकि जो वनस्पति वसाम्ल उनका उपयोग भोजन पकाने में करते हैं। क्यों? तो सीधा सा बताना है कि जो जंतु वसा होती है, संतृप्त वसाम्ल होते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, जबकि जो वनस्पति जो तेल होते हैं, असंतृप्त वसाम्ल होते हैं, ये स्वास्थ्य वर्धक होते हैं। थर्ड जो अभिक्रिया है, फोर्थ अभिक्रिया, अपन बात करते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो देखो क्या होगा, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में यह अभिक्रिया कैसे होगी? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जो हाइड्रोकार्बन थे वो क्लोरीन से अभिक्रिया करते हैं। किसकी उपस्थिति में? सूर्य का प्रकाश, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जो क्लोरीन गैस है वो हाइड्रोकार्बन से अभिक्रिया करती है और एक एक करके हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर देती है। एक एक करके क्या करती है? हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करती जाती है। जहां का 4 हाइड्रोजन थे, एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके Cl, दूसरे को प्रतिस्थापित करके CH2 Cl2, फिर CCl3 या CCl4, इस प्रकार से ये निर्माण होता जाएगा। तो क्या होगा? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन गैस हाइड्रोकार्बन से अभिक्रिया करके, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन गैस हाइड्रोकार्बन से अभिक्रिया करके एक एक करके हाइड्रोजन परमाणु को प्रतिस्थापित कर देती है। अतः इसे अपन प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, बड़ी सिंपल सी अभिक्रिया है। हाइड्रोकार्बन कोई सा भी ले लो, क्लोरीन गैस प्रोवाइड करवाना है। ठीक है, देखो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अति तीव्र अभिक्रिया में जो क्लोरीन है उसका हाइड्रोकार्बन में संकलन होता है, हाइड्रोकार्बन में जुड़ जाती है क्लोरीन, और क्लोरीन को एक एक करके हाइड्रोजन के परमाणुओं से प्रतिस्थापित करती है। इसलिए इसे अपन क्या करते हैं? प्रतिस्थापन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे CH4 मेथेन की क्रिया क्लोरीन से करवाते हैं, तो क्लोरीन एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करती है और CH3Cl, ठीक है, क्लोरोमेथिल का निर्माण कर लेती है या क्लोरोमेथेन का निर्माण कर लेती है। क्लियर है? या यूपीसी नाम भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये 4 अभिक्रियाएं थी आपके कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणधर्मों में। ठीक है, आज के इस सेशन में अपन इतना ही पढ़ेंगे। आज के सेशन में अपन ने समजातीय श्रेणियों के बारे में, देखो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं। एक तो समजातीय श्रेणियां, समजातीय श्रेणी, ठीक है। एक अपन ने बात की समावयवन की, ठीक है। दूसरा अपन ने कार्बन के जो केमिकल रिएक्शंस थे, गुणों की चर्चा की, रासायनिक गुणों की चर्चा की, ठीक है। जिसमें आपने क्या क्या पढ़ा? अपन बात करते हैं स्टार्टिंग में, तो सबसे पहले कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन करवाया, जिसमें CO2 प्लस H2O का निर्माण होता है, साथ में उष्मा मुक्त होती है। ऑक्सीकरण में अपने क्या किया? एथेनॉल का, एथेनॉल को एथेनोइक अम्ल में, कार्बोक्सिलिक अम्ल में कन्वर्ट किया है ना, ऑक्सीकरण। तीसरा आपने क्या किया? संकलन। संकलन में आपने क्या किया? जो असंतृप्त वसाम्ल थे उसको किस में कन्वर्ट किया? संतृप्त वसाम्ल में। किसमें? निक्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में। चौथा कौन सा था? प्रतिस्थापन। चौथा कौन सी अभिक्रिया है? प्रतिस्थापन। इसमें क्या हुआ? जो कार्बनिक यौगिक थे वो क्लोरीन से अभिक्रिया करते हैं सूर्य के प्रकाश में, और एक एक करके हाइड्रोजन परमाणुओं को प्रतिस्थापित कर देते हैं। एक एक करके हाइड्रोजन परमाणुओं को क्या कर देते हैं? प्रतिस्थापित कर देते हैं। प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। तो आज के सेशन में इतना ही देखेंगे। इससे आगे का जो टॉपिक बच गया अपने पास, प्रमुख जो कार्बनिक यौगिक है, जिसमें अपने एथेनॉल एथेनोइक अम्ल की बात करेंगे, साबुनीकरण अभिक्रिया की बात करेंगे, साबुन की कार्यविधि की बात करेंगे। अगले सेशन में अपन इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो बेटा कार्बनिक जो यौगिकों को वाला चैप्टर बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप रेगुलरिटी के साथ पर डे इसके चैप्टर को पढ़ें, अपने हाथों से इसके नोट्स बनाएं और प्रैक्टिस करें। रफ कॉपी में इसके जो IUPAC नाम है उनकी प्रैक्टिस करें। IUPAC वो जो श्रृंखला है उसका IUPAC नाम, IUPAC नाम से श्रृंखला, दोनों ही चीजें बनानी आनी चाहिए। ठीक है, अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है जिसमें अपने IUPAC बनाने के बारे में बात की थी, तो उसका आपको लिंक वीडियो के लास्ट पे ऊपर दिखाई देगा, जहां आप क्लिक करके उसको देख सकते हैं। अगर आप पूरी प्लेलिस्ट के द्वारा सारे वीडियोस देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको नीचे मिलेगा, जहां आप क्लिक करके हमारी पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। अगर आप न्यू व्यूवर्स हैं जिन्होंने पहली बार चैनल पे विजिट किया है,
तो यहाँ पर हम 10th क्लास के सिलेबस के बारे में चर्चा करें। सबसे पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाले वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच सके। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।